किसी से कम नहीं है। ये जो दबाया जाता है ना कि इनके तो दिमाग कम होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे कहावतें, इनका दिमाग कम होता है, ये वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, आप परिवार की तो छोड़िए, हर जगह विश्वसनीय काम करती हैं और ना कभी भेदभाव करती, ना किसी जाति के नाम पे भेदभाव करती, सबका सम्मान करती है। सुबह अपना पूरा काम करने के बाद अपने ऑफिस में जाती है, वहां से भी जल्दी आके फिर अपना सारा काम करती है, वहां पे भी काम करती है ऑफिस में और घर में भी काम करती है। तो महिलाओं में दिमाग कम हुआ या पुरुषों में? पुरुषों में कम हुआ, क्योंकि वो एक ही काम करता है, सिर्फ और सिर्फ कमाने का। कमाने के बाद सारा पैसा महिला को दे दिया जाता है कि आप घर को संभालिए। वो बचा भी लेती है उसमें से कुछ पैसे, आगे फ्यूचर में कहीं हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि हमें जरूरत पड़े तो हम देश के और परिवार को भी चलाती है। बच्चों की शिक्षा पे भी ध्यान देती है, घर के भी कार्य करती है, ऑफिस में भी जाती है। तो पुरुष समाज ये महिलाओं के साथ जो भेदभाव करता है, सबसे बड़ा भेदभाव अगर हो रहा है महिलाओं के साथ, वो पुरुष समाज के कारण हो रहा है। अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत जागरूक इंसान हैं, जागरूक इंसान भी भेदभाव करते हैं। अगर किसी को बुरी लगे मेरी बात, सो लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कड़वा सच है। ये भेदभाव ना किया जाए। अगर कहीं भी कोई सामाजिक मुद्दा होता है या कोई और मुद्दा होता है, अपने अधिकार के लिए अगर पुरुष जा सकता है किसी आंदोलन में, तो महिला क्यों नहीं जा सकती? तो ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी सामाजिक मुद्दे पे आ रहे हैं तो अपनी बेटी, अपनी वाइफ, अगर माँ कैपेबल है, अपनी माँ को भी लेके आइए, क्योंकि जब तक महिला जागरूक नहीं होगी ये समाज जागरूक नहीं हो सकता। हमारी आजादी में भी सबसे ज्यादा महिलाओं का योगदान रहा है। जब तक महिलाओं का योगदान नहीं हुआ, हमारा देश आजाद नहीं हुआ। किसान आंदोलन में देख लीजिए, महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। महिलाओं की भागीदारी के कारण हम वो आंदोलन जीत पाए। जब तक महिलाएं घर से बाहर निकल के लड़ना नहीं सीखेंगी, अपने विचार को रखना नहीं सीखेंगी, तब तक ये समाज नहीं बदल सकता। अगर इस समाज को बदलने में सबसे ज्यादा योगदान दे सकती है तो वह महिला, क्योंकि वो दो घरों को समझाती है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है, अपने ससुराल की तरफ से भी अपने ससुराल वालों को समझाती है अगर कोई गलत कार्य हो जाता है या किसी सामाजिक मुद्दे पे इंटरफेयर करना होता है, और अपने परिवार को भी समझाती है। जब एक लड़की पढ़ना शुरू करती है, पहले अपने परिवार से झगड़ा करती है हायर एजुकेशन के लिए कि हमें हॉस्टल में जाना है, वहां से अगर निकलती है फिर कंपटीशन के लिए तैयारी करती है, वहां पे झगड़ा करना है कंपटीशन से। जॉब लग कंपटीशन के लिए तैयारी करती है, वहां पे झगड़ा करना है कंपटीशन से। जॉब लग जाती है, वहां पे भी डिसीजन लिया जाता है, नौकरी करने दी जाए ना करने दी जाए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में है। अरे जब पुरुष पूरे भारत का भ्रमण कर सकता है तो महिला क्यों नहीं कर सकती? महिला भी तो नागरिक है इस भारत की, समान नागरिकता है, कोई दोहरी नागरिकता तो नहीं है हमारे भारत में। तो महिलाओं के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? और ये जो घूंघट की प्रथा है ना, मेरे हिसाब से इसको खत्म करना चाहिए। क्योंकि अब मैं यहाँ आपकी बेटी हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, कुछ अलग तो नहीं लगा, तो इन महिलाओं के फेस पे कौन सा अलग लगा है कि इनको घूंघट निकालना चाहिए? तो ये जो अन्याय हो रहा है, हमारी नजर, देखने वाले की नजर तो अगर घूंघट निकाल भी रखा है तो भी अगर गंदी है तो वो गंदा ही सोचेंगे, गंदा ही देखेंगे। ये जो इतने सारे रेप होते हैं छोटी छोटी लड़कियों के साथ, 7 साल की लड़की के साथ, 4 साल की लड़की के साथ, उनकी तो कोई ड्रेस कोड नहीं होता बेचारियों का, उनको तो समझ भी नहीं होती है। जो कुराड़ में जो रेप केस हुआ है वो 7 साल की लड़की थी, उसको तो समझ ही नहीं थी, ना किसी फैशन की समझ थी, ना किसी जातिवाद की समझ थी, ना धर्म की समझ थी, कोई समझ नहीं थी। तो ये जो दरिंदगी की जा रही है, रेप करने के बाद इतना गंदे तरीके से मारा जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। सभी को इस पे अपने सब लड़कियों को समझाते हैं। एक बात मैंने देखा है कि सब लड़कियों को समझाएंगे, बेटा लेट नहीं आना है, सुनसान रास्ते से नहीं जाना है, या कुछ भी, मतलब जो भी है, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा है तो आपको इंटरफेयर नहीं करना है। अपने बेटों को क्यों नहीं समझाते? किसी की लड़की को गलत नजर से नहीं देखना है, किसी की लड़की के साथ गलत नहीं करना है। अगर आज तुम किसी लड़की के साथ गलत करोगे, कल को तुम्हारी बहन के साथ भी हो सकता है। ये क्यों नहीं समझाया जाता? ये पुरुष समाज की भी गलती है। तो ये जो भेदभाव किया जाता है, इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है इन जातिवाद, धर्मवाद और इस महिला और पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठ के एक ऐसे सामाजिक वातावरण बनाया जाए जहां पे एकजुटता के साथ अपने
अधिकार के लिए हम खड़े हो जाएं। है जो समझता है कि हमारा अपमान करने की कोशिश की है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करने की कोशिश की है, वो जागरूक लोग यहाँ पे बैठे हैं। और जो मुर्दे लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घरों में बैठे हुए हैं। तो इतने जागरूक लोग भी अगर किसी मुद्दे पे आते हैं, वो भी हमारे लिए जीत है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को जागरूक करता है या एक व्यक्ति को जागरूक करता है, तो इसका डबल कर दीजिए आप कितने हो गए। तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। ये जो तानाशाही करते हैं, दलितों पे अत्याचार करते हैं या लड़कियों के रेप करके उनको मार देते हैं, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि वो बच पाएंगे। उनको घर से निकालकर, बिल से निकालकर मारा जाएगा। पिंडारा में घटना हुई, 14 से 15 साल की लड़की के साथ रेप किया, और एक इंसान जो उस गांव का सरपंच था, उसको शर्म आनी चाहिए कि सरपंच कहलाने के लायक ही नहीं है। 3 लाख रुपए लेके उस लड़की के घर गया। उस लड़की के पापा नहीं था कि समझौता कर लिया जाए, तुम अपनी बेटी के साथ अगर ऐसा हो जाए हम 20 लाख रुपए दे देंगे अगर समझौता कर लो। तो वो नाथ है, उसके पापा नहीं है, इसलिए उसकी इज्जत के साथ समझौता किया जाए। कितनी शर्म की बात है। कुराड़ में एक इंसिडेंट हुआ, उस लड़की का रेप किया। तो ये जो पुरुष समाज है, इसे भी मैं कहना चाहती हूँ, भाई जैसी आपकी बेटी है, आपकी माँ है, हम सबको भी वैसा ही समझा जाए। क्योंकि सबकी बहू, बेटी, माँ है जो, वो सब पूजनीय है। ये किसी जाति विशेष की बात नहीं है। महिलाओं पे जो अत्याचार किए जा रहे हैं, कहीं अगर अकेली को जाना पड़ जाए किसी समस्या के लिए या किसी डॉक्टर के पास, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, वहाँ उसके साथ जो गलत कार्य किया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे पुरुष समाज को ये समझना पड़ेगा कि महिला 50 की अधिकारी है, 50% की। जितने पुरुष अधिकारी हैं उतनी महिला भी अधिकारी है, और ये जागरूकता आ भी चुकी है। और अभी जो ग्राम पंचायतों में जो 50% आरक्षण देने का वैसे दिखावा तो कर दिया है, लेकिन पुरुष समाज से इतनी सी दरखास्त है कि जो सरपंच बनी है, घूंघट ओढ़ के बेचारियों ने, ठीक है, शपथ ले ली है, लेकिन आज भी जब वो कहीं काम करने के लिए उसको जाना पड़ता है, उसको नहीं जाने दिया जाता। उनका हस्बैंड जाएगा, उनका जेठ जी जाएगा या देवर जाएगा। क्यों भाई? सरपंच कौन है? महिला है, तो उसी को जाने दिया जाए ताकि उसमें जागरूकता आए। ये जो डिपेंडेंट होने की जो चीज है, ये सामने आनी चाहिए। एक महिला जब पूरे परिवार को कुछ खर्चे में चला सकती है, वो पूरे देश को भी। में साफ आ गया, देखने में भी सही लगे वीडियो। कि ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम नहीं है। घर में तो सारे ही बैठे हो बिना काम के, तो ये आप सबका काम है। जहाँ भी कोई भी मनरेगा में समस्या होती है, तो आप सबको उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ना इसमें कोई कास्ट की बात है। अगर कोई जाट काम करता, अच्छी बात है, वही सबके तो जमीन नहीं है, 1-1, 2-2 किले है, ठीक है। पंडितों के भी सबके जमीन नहीं है। अगर कोई काम करना चाहता तो गवर्नमेंट दे रही है, किसी का रोल नहीं है, करो काम, पैसे लो। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, घर में बैठे हो, पैसे ले रहे हो, मनरेगा में गए नहीं। हाँ, ये सब आप बात बताओगे, ठीक है। आपको मेरे से ज्यादा पता है, आप काम करते हो, आप अपने गांव के लोगों को ज्यादा जानते हो, कौन पार्सलिटी करता है, कौन नहीं करता, मेरे से ज्यादा आप जानते हो, ठीक है। तो जो गुमराह करने के लिए, जब बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है, तो शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही? शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आज मेरे पास शिक्षा है, भले ही मेरे पास इस तानाशाही सरकार की वजह से नौकरी नहीं है, मेरे 3 टेस्ट क्वालिफाइड हैं, तो भी नौकरी नहीं है, लेकिन मैं बोलने में सक्षम हूँ, अपनी वेदना को, अपने दर्द को समझाने के लिए सक्षम हूँ। ये शिक्षा का ही प्रभाव है। तो मैं
सभी से भी प्रार्थना करती हूँ, आज मैं देख रही हूँ कि हमें 4 से 5 महिलाएं मुश्किल से हमारे बीच में हैं, तो इस विषय पे भी हमें विचार करना पड़ेगा कि महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों है। ये इसका जिम्मेवार हम और हमारा समाज है, पुरुष समाज है, अगर मैं सही सीधे तरीके से बोलूं, क्योंकि इस पुरुष समाज के कुछ दरिंदों ने इतना डर पैदा कर दिया है एक लड़की के अंदर, एक महिला के अंदर। अगर वो अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है, उसको दबाने का एक ही तरीका है रेप, गैंग रेप। तो कैसे महिलाएं आपका साथ देंगी? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है इस समाज में महिलाओं की भागीदारी दर्ज करवाने के लिए? आप उनके लिए भी कुछ सहयोग करें, अपने आसपास का वातावरण ऐसा बनाएं कि महिलाओं को आपके साथ अपने परिवार की तरह सुरक्षित महसूस हो। तो इसमें भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि अपने आसपास में, ये नहीं कहते आप रैली निकालिए, यहाँ कहीं जाइए या कोई सभाएं कीजिए, लेकिन एक गांव में 5-10 लोग ऐसे एक्टिव होने चाहिए जो हर गांव में महिलाओं की जागृति में, लड़कियों की शिक्षा में योगदान दें, उनको सुरक्षित महसूस करवाएं, उनको भी जागृति करके हमारी जो हिस्सेदारी की जो लड़ाई है उसमें लाया जाए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक बात और इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि 28 तारीख को आदमपुर में मनरेगा मजदूरों की जो लड़ाई है उसकी रैली है 28 तारीख को आदमपुर में, क्योंकि हमारी डिमांड है सरकार से, मनरेगा यूनियन की, कि जो मेट है उनको पक्का कर दीजिए या फिर उनको डीसी रेट का वेतन दीजिए, क्योंकि मेट को एक लीगल तरीका क्या है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग मजदूरों की सहमति से बनाया जाएगा, लेकिन इसमें भी तानाशाही इन्होंने कहीं ना कहीं डाल दी है कि जो सरपंच बनेगा वो अपनी सहमति से एक मेट बनाएगा और जितना भी भ्रष्टाचार मनरेगा में है वो सरपंच मेंबर से लेकर डीसी मंत्री तक, मतलब जो 2 नंबर का पैसा है वहां पहुंचाएगा। तो मजदूरों को तो पैसा मिल ही नहीं रहा, सशक्त कैसे बनेंगे? महिला कमजोर, मजदूर कमजोर, बचा कौन हमारी लड़ाई लड़ने के लिए? कोई नहीं बचा। तो 28 तारीख को जो रैली है मजदूरों की, उसमें ठीक है, आज किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे जो प्रदर्शन किया है इसके बारे में? हमने बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया है, क्योंकि पूरे हरियाणा में अगर देखा जाए स्टूडेंट्स पढ़ तो रहा है लेकिन बेरोज़गारी इतनी है कि सुसाइड करने लगा है। जैसे तालू धनाना में भी एक पवन भाई था, उन्होंने भी जैसे पेपर ना होने की वजह से फिजिकल और मेडिकल उनका क्वालिफाइड था तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये सुसाइड उन्होंने किया है, इसके जिम्मेवार गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जब एग्ज़ाम लेना ही नहीं था, मतलब नौकरी देना ही नहीं था, तो फिर फिजिकल और मेडिकल क्यों करवाया? ये तो शोषण करने वाली बात है। जैसे 2018 से और 2021 तक ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसीज इन्होंने निकाली, सभी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए, क्योंकि बेरोज़गार युवा है, सबको नौकरी की ज़रूरत है। तो उन्होंने सीईटी का बहाना देके सारी वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया। जब सीईटी का मॉडल ही जारी नहीं किया, डेट अनाउंस नहीं किया, तो अपने वैकेंसी को क्यों कैंसिल किया? पहले अपने मॉडल को जारी करो आप, तभी मतलब युवाओं को अगर रोज़गार देने की आपकी नीयत में है तो उसी हिसाब से मिल सकता है। अगर रोज़गार देना ही नहीं है तो फिर ये सड़कों पे भटकने के लिए मजबूर क्यों कर रही है? क्योंकि इतनी गरीबी आ गई है, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ हमारी सत्ताधारी भी विपक्षी दल भी, पहले भी सरकारें रही है और अब भी जो हमारी सत्ताधारी सरकारें हैं, ये इन्होंने मतलब इतना कंगाल बना दिया है, इंसान रोटी खाने के लायक नहीं रहा है। जैसे कि लाइब्रेरियों की फ़ीस फिक्स नहीं है, लड़कों की फ़ीस है 800 रुपये पर मंथ और लड़कियों की फ़ीस है 600 रुपये, और अकेडमी की भी कोई फ़ीस फिक्स नहीं है, और स्कूल कॉलेजों की भी फ़ीस फिक्स नहीं है। मतलब कहाँ से लेके आएगा? एक गरीब मजदूर परिवार है, EWS किसान परिवार है, और भी जो भी जनरल कास्ट है उनमें भी बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है। मतलब रोज़गार के नाम पे युवाओं को भटका रही है सरकार, इधर से उधर सब धूप में भटक रहे हैं, लेकिन कभी भी सरकार मंदिर मस्जिदों में जाती है या फिर कहीं पे स्टैचू बनवाती है, कहीं पे मतलब मूर्ति को माला चढ़ाती है, लेकिन रोज़गार के मुद्दे पे कहीं भी बात नहीं करती है। तो मैं सभी से, जितने हमारी पब्लिक है, उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि जैसे हमने संघर्ष अपना शुरू किया, क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं करेंगे ये सरकार सुनने वाली नहीं है, सरकारें आती और जाती रहेंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारी सरकारें एक जैसी है। अब जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, अब तब से लेके अब तक देख लीजिए, मतलब 4-5% लोगों के हाथ में हमारे देश की सारी पूंजी है, बाकी तो सब बेरोज़गार मजदूर मतलब भटक रहे हैं। मतलब सभी एक साथ आएँ और इस संघर्ष में हमारा साथ दें।
हाँ, हम सिर्फ एक महिला बैठे थे, हमारे पास फोन थे। अब जब हम प्रसिंद को खड़ा आ गए तो गाड़ी आगे पुलिस की पूरी पाबंदी थी। हम गाड़ी में तो उतारे गए हैं और हम गाड़ी में हमारे फोन खोज लिए, उतार दे। तो उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी गाड़ी में बैठा, हम तो सिंह साहब को आपसे मिलावाएंगे। तो हमारे साथ पूरा धोखा करेगा, हमने बेरन से ये काम होंगे। हम तो सिर्फ ये करते सोच के चले गए 5 मिनट में ज्ञापन देकर अपना ग्राउंड के आ जाएंगे। इतना क्या डर था जिस वजह से आप लोग इतना कौन सी एक डर की भावना थी डिप्टी सीएम के अंदर या प्रशासन के अंदर कि महिला शक्ति को गिरफ्तार किया गया? ऐसा कौन सा मतलब उनको एक विस्फोटक डर था? जिनको ये डर था, हमने कल एक वीडियो डाली थी कि दुष्यंत चौटाला क्लासी उठ कर गए थे। हम उनसे रिक्वेस्ट करा कि वो क्लासी निकलवाई जाए और नहीं, उसने हमारी क्लासी कटवाई। तो जब हमारा गाँव में अगर हमारी मांग पूरी नहीं करी तो हमारा गाँव में कदे होगा, हम काले झंडे दिखावाएंगे। ये चीज़ काले झंडा का पता नहीं किया प्रचार कर दिया तो कि CID के फोन जाने शुरू होगी। और आज तो हम बस सिर्फ ये आए थे कि भी 2 बात उसने दिया, हम अपनी मान जाएगा। तो मैंने इन महिलाओं से बोलिया आप उनसे ज़्यादा के सवाल जवाब नहीं करने, आप एक बेटा हाथ जोड़ कर अगली बार भी हम आपका वोट देंगे और हमारी क्लासी निकलवाने का काम कीजिएगा। डिप्टी सीएम के द्वारा बताया गया कि दोबारा फिर से उच्चारण हल्के से चुनाव लड़ेंगे और इस प्रकार की तैयारी उनके द्वारा की जा रही है, तो कितना समर्थन आप लोगों का रहेगा? समर्थन जी देखे मेरा तो फांसी तोड़ दियो, मन्ना तो फसवी गाने में तो गंडासी के उसके टार काटूं, गाड़ी घाघरी पर आकर आप लाइव में धमकी दे रही है डिप्टी सीएम के बारे में? जी फिर हमारे आज पूरा अत्याचार का उसने 2 बेटी का बारे में नहीं सोचा तो डिप्टी सीएम ने बताओ हमारा क्या लग गया कोई ये जुल्म किया है हमारे साथ। ये बताओ अपने बात भी नहीं किया, हम खेन के वहाँ हमने जुल्म कौन सा किया है? कुछ देर के लिए हम ब्रेक चाहेंगे और जितेंद्र जी जो डीसी हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं ज्ञापन लेने के लिए, और ज्ञापन दिया जा रहा है सभी के द्वारा। डीएसपी हेडक्वार्टर जितेंद्र जी ज्ञापन लेते हुए। ये हमारी आज दरखास्त है कि महिलाओं की तरफ से कि 5 घंटे अवैध हिरासत में रखा गया है, इनके साथ बदतमीजी भी की गई है, दुर्व्यवहार भी किया गया है, इनके मोबाइल भी खोसे गए हैं। ये सारा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इशारे पे होया है। महिलाओं की मांग है कि डिप्टी सीएम के खिलाफ और दोषी अधिकारी गण के खिलाफ अवैध हिरासत में रखने का, दुर्व्यवहार करने का और बदतमीजी करने का कानूनी कार्रवाई की जाए उचित। ये अपना ज्ञापन देना चाहते थे। इनकी मांग थी कि गांव में एक ट्रेन निकाली जाए, ज्ञापन लेने की बजाय इनके साथ इनको अवैध हिरासत में रखा गया। इससे की नौनी हरकत हम नहीं मानते कि हो नहीं सकती। अब शिकायत लेके आपके पास आए, आपके संज्ञान में आई, इस पर उचित कार्रवाई करने का आपका जी देखो हाथ तोड़ का तो हमारा कोई कसूर बताओ, इतनी महिला है। प्राची असल आजादी है क्या? असल देशभक्ति है क्या? क्या तिरंगा उठाने से हम इंडियन बन जाएंगे, भारतीय बन जाएंगे? अगर जो तिरंगा नहीं अपने घर पे लगाएगा, क्या वो पाकिस्तान से आया है या अमेरिका से आया है तो सब भारतीय है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि देशभक्ति है क्या। जब तक हम ये नहीं समझेंगे देशभक्ति है क्या, और आज 75वीं वर्षगांठ है, हम मजदूर किसान किस स्टेज पे हैं और कैसे हमारा शोषण किया जा रहा है शासक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के द्वारा। कैसे एक आदमी दिन रात काम करता है मजदूर, फिर भी उसको मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती है, 300-400 रुपये मुश्किल से मिलते हैं। क्या जो 200 रुपये से बिकता है एक मजदूर का परिवार खा सकता है? क्या 2 या 4 किले वाले जो किसान हैं सेब मिलता है या और भी बहुत सारे महंगे फ्रूट है, जैसे बादाम भी आप लगा लीजिए जो सूखे मेवे में आते हैं, जिनको बोलते हैं दिमाग बढ़ाएगा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बढ़ाएगा, तो जो भैंस का दूध है उस पर ध्यान दीजिए। ये जो फालतू की बातें इस पर ध्यान मत दीजिए। तो क्या एक किसान ये चीजें खरीद सकता है? जो दिन रात मेहनत करता है, एक मजदूर है, जैसे सफाई कर्मचारी वाला है, कोई विशेष वर्ग का है जो सफाई करता है, अब वो सही है या गंदगी फैलाने वाले अच्छे हैं? इज्जत सफाई करने वाले को मिलनी चाहिए या गंदगी फैलाने वाले को मिलनी चाहिए? तो इज्जत किसे मिलती है? गंदगी फैलाने वाले को मिलती है। अन्याय हो रहा कि नहीं हो रहा?
इस अन्याय को कैसे खत्म कर सकते हैं? एक तो सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय। तो हम आजाद कैसे हुए? हम तो गुलाम हैं। हम तो अपनी जो बात है, जो हमारी सच्चाई है, हम तो उसको भी नहीं बोल सकते। अगर हमारे जैसे छोटे लेवल की अगर बात कहूँ, अगर किसी मनरेगा डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने, अभी जैसे हम उस फील्ड वर्क कर रहे हैं उसमें, उसी का मैं जिक्र करूंगी, अगर उन्होंने कोई घोटाला किया है, अगर हमने उस पर कोई केस डाल भी दिया, गांव के 5-10 गांव के 5-5 लोग इकट्ठे होके आ जाएंगे, ऊपर से मंत्रियों के फोन आएंगे, हमारे जो केस को दबा दिया जाएगा। क्या यही आजादी है? क्या एक सच्चाई बोलने वाले को राहत मिलती है कहीं से? उसको देशद्रोह का मुकदमा लगा के और भी बहुत सारे कहीं मुकदमों में फंसा के कैदों में डाल दिया जाता है। क्या यही आजादी है? हम अपनी बात ईमानदारी से, जो हमारे साथ गलत हो रहा है, जब वो बात भी नहीं रख सकते तो हम आजाद कैसे हुए? हम अंग्रेजों से तो आजाद जरूर हो गए, लेकिन जो अंग्रेजों के जो विचारधारा रखने वाले हैं, जो चाटुकार थे अंग्रेजों के, जिन्होंने आजादी में भी कोई सहयोग नहीं दिया, वो तो दल्ले ही थे, चमचे ही थे, जो बिना काम किए पैसे खाते थे। और आज भी वैसे ही हैं। और वही लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, वही लोग हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं, वही लोग हमें बोल रहे हैं घर घर झंडा लगाइए। अरे जिसके पास घर नहीं है, घर पे छत नहीं, सिर पे छत नहीं है, वो झंडा कहाँ लगाएगा बताइए? जिसके पास खाने के लिए एक टाइम का खाना नहीं है, सड़कों में बैठे हैं, क्या वो अपने सिर पे झंडा लगाएगा? क्या यही देशभक्ति है? बताइए तो सही। आप ये चीजें जो पहले सुनील सर ने, जो नोबल एकेडमी में जो पढ़ाते हैं, उन्होंने आपके सामने बात रखी कि आप क्वेश्चन आंसर करना सीखिए। जब तक आप क्वेश्चन आंसर करना नहीं सीखेंगे, जैसे अभी ग्राउंड लेवल की बात आई कि सरपंच बनता है, ग्राम पंचायत पे मतलब ग्राउंड लेवल पे प्रशासन क्यों लागू किया गया कि जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनकी भागीदारी हो सके? क्या किसी की भागीदारी है? क्या किसी की ग्राम पंचायत में भागीदारी है कि हमारे गांव में क्या काम हुआ? क्या हमारे ग्राम में कितना ग्रांट आया, कहाँ पे यूज किया, क्या किसी को पता है? तो हम आजाद कहाँ है और कहाँ हमारी प्रशासन में भागीदारी है? तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम अपनी भागीदारी वहां तक कैसे पहुंचा सकते हैं। इसका एक ही उत्तर है, जनशक्ति। जब तक हमारा अपना विचार नहीं होगा, जब तक हम में एकता नहीं होगी, जब तक हम एक जातिवाद से ऊपर नहीं उठेंगे, इन आडंबरों से ऊपर नहीं उठेंगे, धर्मवाद से ऊपर नहीं उठेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। चाहे मैं डेली सेमिनार करूं, चाहे मैं डेली बोलूं या दूसरे लोग आपको समझाएं, जब तक आप अपने विचार रखना नहीं सीखेंगे, कोई भी गलत काम हो रहा है उसको एक संगठन बना के अपने परिवारों को, सब आपके परिवार हैं गांव में जो रहते हैं, जब अपने पारिवारिक छोटे मोटे मामलों को इग्नोर करके एक होकर सामाजिक मुद्दे पर आवाज उठाना नहीं सीखेंगे, आप पहले भी अंग्रेजों के टाइम में ऐसा जीते थे, अब भी जी रहे हो और इससे भी बुरी हालत में जियोगे। क्योंकि एक जो चिराग योजना आई है, पहले भी बताया था आपको किसी साथी ने, कि क्या करेंगे, जो सरकारी स्कूलों में जाएगा उस बच्चे से 500 रुपए ले जाएंगे और जो प्राइवेटों में जाएगा उसको सरकार 1100 देगी। कितने दिन देगी? कितने महीने देगी? जब मजदूरी सरकार टाइम पे नहीं दे सकती है, तो क्या वो एक स्टूडेंट को प्राइवेट में जो जाएगा क्या उसको पैसे दे पाएगी? ये सब सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना है। ये सब मजदूर और पिछड़ा वर्ग जो जाता है सरकारी स्कूलों में, उनको परमानेंटली अनपढ़ रखने की एक स्कीम है। अगर मैं आपको छोटे मतलब शब्दों में कहूँ, अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कह सकते। जब हमें पता ही नहीं है स्वतंत्रता होती क्या है, समानता होती क्या है, तो हम कैसे अपने विचारों को रखेंगे? हम नहीं रख पाएंगे। अम्बेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। और मैं भी एक मजदूर की बेटी हूँ, मैं सारी समस्याएं देखती हूँ। मेरे पापा ने कितना स्ट्रगल करके मुझे पढ़ाया है, कैसे हम इस तानाशाही में एक सरकारी नौकरी के लिए भटकते भटकते यहाँ आज आपके सामने खड़ी हूँ, एक सरकारी नौकरी के चक्कर लगाते पेपर क्लियर करते करते, लेकिन वो नहीं मिली है। तो क्या सरकार, जो शासक वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, क्या वो हमारा भला चाहता है? क्या वो चाहता है हमारी प्रशासन में भागीदारी हो? जब एक
सरकारी नौकरी ग्रुप डी सी इनमें हम नहीं लग पा रहे तो प्रशासन में भागीदारी कहाँ से आएगी? वो तो चाहते हैं हमें बिल्कुल समाज से ऐसे कट कर दिया जाए जैसे हम इस वोट बैंक है, सिर्फ वोट लेने के लिए बने हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है, ना हमें संविधान की नॉलेज रहे। आज जितना भी बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमारे लिए काम किया है, खासकर दलित वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, जो आज ये बैठे हैं हम सब साथ में, और मैं भी आपके सामने जो बोल पा रही हूँ वो बाबा साहेब अम्बेडकर और भी बहुत सारे जैसे भगत सिंह है हमारे, और भी जो क्रांतिकारी हुए हैं, राजा राममोहन राय जो समाज सुधारक हुए हैं, उनकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। तो आप अपने अधिकारों को समझिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे अच्छे ढंग से, टीचर बच्चों को मारा जा रहा है। जैसे राजस्थान में भी एक जैसलमेर में एक तीसरी क्लास का लड़का था, हेडमास्टर की जो मटकी थी उससे उसने पानी पी लिया था। उस मासूम को क्या पता क्या जाति होती है, क्या चमार होता है, क्या वाल्मीकि होता है, क्या पंडित होता है, क्या जाट होता है, उसको नहीं पता इस चीज का। एक पानी पीने की वजह से ही उसको इतना पिटाई की गई, इतना मारा गया कि उसने 22 से 23 दिनों के बाद अपना दम तोड़ दिया। क्या यही आजादी है? क्या आजादी यही है? अगर ये आजादी है तो हम इस आजादी के खिलाफ है, इसका विरोध करते हैं। नहीं चाहिए हमें ऐसे आजादी, हमें ऐसी आजादी चाहिए जहां शिक्षा में समानता हो, हमें ऐसी आजादी चाहिए जहां पर जातिवाद के नाम पे भेदभाव ना हो, हमें ऐसी आजादी चाहिए जो धर्म के नाम में मंदिरों में जो बैन किए जाते हैं दलित वर्ग, उनको बैन ना किया जाए। हमें ऐसी आजादी चाहिए, हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जो हम पे थोप दी गई हो शासक वर्ग के द्वारा अपने फायदे के लिए। इनसे तो अंग्रेज भी अच्छे थे, उसने कभी जातिवाद को नहीं अपनाया। हमारे देश के लोग ही हमारे दुश्मन बने हुए हैं, जो कुछ 5% लोग हैं, ज्यादा नहीं है, 5% है। 95% जो लोग हैं उनको अपने कब्जे में किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि किसानों को अलग काट दिया, मजदूरों को अलग काट दिया, फिर धर्म के नाम पे काट दिया, हिंदू मुस्लिम के नाम पे काट दिया, और फिर जातिवाद के नाम पे काट दिया। क्यों? कि ये एक ना हो पाए, और जो हम अत्याचार कर रहे हैं इनको रोक ना पाए, हम जो मनमानी कर रहे हैं इनको हम करते चले जाए, हमारा कोई विरोध ना कर पाए। ये एक साजिश है जो आज से नहीं, ये बहुत पहले से चली आ रही है, परंपरागत है, जिसको आज तक थोड़ा बहुत जो आप सुधार देखते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हुए जैसे हमारे घनश्याम भाई हैं, और जैसे राजू भाई हैं, और पहले भी जैसे घासोकला से जो सुमेश भाई हैं, और जो महावीर भाई हैं, और भी बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इन दोनों गाँव में हुए हैं, जिनकी वजह से आज आप मतलब जो जाति के नाम पे जो भेदभाव है वो थोड़ा कम देखते हैं, खत्म नहीं हुआ है, बस थोड़ा कम देखते हैं, उसका थोड़ा रूप बदल गया। जो भाई बोल रहे हैं बात सही है बिल्कुल, पहला पीछे थी वही भाग गई। तो इस चीज को हमें समझना होगा, हमें इन चीजों का विरोध करना होगा, और जब तक हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, हम एकता ना बनाएंगे, तब तक हम इसका विरोध नहीं कर सकते। क्योंकि एक व्यक्ति, जैसे मैंने किसी के गलत के खिलाफ बोल दिया तो क्या करेंगे, 4 लोग इकट्ठे होकर मेरे घर में आएंगे, मेरे पापा को धमकाएंगे, मेरे परिवार को धमकाएंगे। मैंने गलत नहीं बोला, जो भेदभाव हो रहा है मेरे से ज्यादा आप देखते हो समाज में, आप समाज में काम करते हो, मजदूरों में काम करते हो, आप देख पा रहे हो इस चीज को। लेकिन जो भेदभाव करते हैं क्या उनको समझ नहीं आ रहा तुम क्या करते हो? मेरा उनसे सवाल है, जो भी मुझे सुन पा रहा है, जो भेदभाव करते हैं, अपने आप को उच्च जाति का बताते हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो दिन रात काम करते हैं, वो तो नीच जाति के, चाहे वो कुम्हार है मटका बनाने वाला, चाहे वो लुहार है लोहा पीटने वाला, चाहे लकड़ी का काम करने वाला कोई व्यक्ति है, वो तो नीच जाति के हैं। और जो बैठ के खा रहे हैं नेता ऑफिसर और ये जो मंत्री जो बने हुए हैं, ये उच्च जाति के हैं। ये कैसी ये समानता है और कैसी ये आजादी है? इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, तो कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं नहीं चाहती एक ही बात में आपको अटका दिया जाए। मैं चाहती हूँ आप लोग इसमें भागीदारी दें, और जैसे आप ये जो लेडीज महिलाओं की खास कर एक आदत होती है, 4 लेडीज 2 लेडीज बैठ के चुगलियां करती रहती है। भाई इस चीज से ऊपर उठिए, ये चुगली करने का टाइम नहीं है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ है और हम कहाँ पे खड़े हैं, कितना हमारा सम्मान है, उस चीज को आप सोचिए। अगर आप ये चीज नहीं करेंगे, कल को ये चीज आपके बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। ना उनके पास अच्छी शिक्षा है, शिक्षा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, मजदूर बनेंगे तो उनको कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, ये आप जानते हैं। मेरे
मेरे को इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है। ये चुगली, ये पारिवारिक जो मुद्दे हैं, इनसे ऊपर उठ के 4 महिला भी अगर बैठी है तो अपने गांव में, अपने आसपास में जो भेदभाव हो रहा है या जो आर्थिक असमानता हमारे बीच में है, उसके बारे में बात करें, डिस्कस करें कि इससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। एक टीम बनाकर अपनी महिलाओं की, अपने भाई, मतलब जो भाई है उनमें से भी, अपने परिवार में से किसी को ले, स्कूल में जाए, चेकिंग करें, टीचर अच्छा पढ़ाते नहीं पढ़ाते, डेली अपने बच्चों को पूछे कि क्या टीचर ने पढ़ाया, क्या आपके साथ कोई बुरा व्यवहार तो नहीं किया किसी ने। समझ रहे आप? ये आपकी जिम्मेवारी है। जब तक आपका विचार स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब आप ही गलत के खिलाफ अपने आप को अकेला समझ के नहीं बोलेंगे, तब तक इस समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन करने के लिए जनशक्ति जरूरी है। जो ये व्यवस्था बनाई है, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हम सबको अपने विचारों को एक साथ, एकता के साथ उठाना पड़ेगा। जैसे ढाकल में एक केस था, रवि भाई वाल्मीकि समाज से थे, तो क्या किया, उसको इंक्वायरी के लिए रेलवे पुलिस ने उठाया नरवाना चौकी में। तो क्या किया, उसको इतनी प्रताड़ना दी, वो पेट्रोल वगैरह डाल के उसको जला दिया गया और उसको पडनपुर की नहर में फेंक दिया गया मरने के लिए। वो तो चलो कोई था वहाँ पे, उसने उनको बचाया, निकाला और एम्बुलेंस के थ्रू वहाँ पे भेजा। वो जब पुलिस मेडिकल में, गवर्नमेंट मेडिकल नरवाना में थे वो, तो वहाँ पे बयान लेने के लिए पहुंची, तो वो इतना डर गए कि वहाँ से वो जो अपना मतलब उसका ट्रीटमेंट चला था, उसको छोड़ के वो भाग गए। उसने गलत बयान लिखवा दिए डर के मारे। वो पुलिस प्रशासन से इतना डर गए। जो पुलिस हमारी रक्षा के लिए बनी है, क्या वो हमारी असल में रक्षा कर रही है? जो फौज हमने बनाई है, हम लोगों की है, क्या वो असल में उसका अच्छा यूज किया जा रहा है? अब पीछे किसान आंदोलन जो चला, 17 महीने 1600 के लगभग किसान मारे गए, उनके साथ जो हुआ क्या वो सही था? अरे जिस नीति को आपने बनाया, 300 कृषि कानून जो आपने बनाए, जब वो किसान मजदूर विरोधी है, किसान बोल रहा है अब खेती कोई शासक वर्ग और पूंजीपति वर्ग नहीं करता। खेती जो करता है उसको पता है कौन सा बीज अच्छी क्वालिटी का है, कहाँ पे कब पानी देना है, कब जुताई करनी है, कब बुवाई करनी है, ये सब किसान जानता है। ये शासक वर्ग, पूंजीपति वर्ग नहीं जानता। जब किसान और मतलब मजदूर वर्ग चीख के 17 महीने बोलता रहा कि हम ये कानून गलत है, फिर भी कैंसिल नहीं किए गए, तो ये क्या आजादी है? हम आजाद नहीं है। ये जो शासक वर्ग है, ये 5% जो लोग हैं, 95% जनता पे जो कानून बनाकर थोप रहे हैं, हम उनके गुलाम हैं। हम आजाद नहीं हैं। हम अपने ही देश के शासक वर्ग के गुलाम हैं। ये चीज समझना पड़ेगा। समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, उनके साथ साथ हमें सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। हमें सामाजिक तौर पे भी प्रताड़ना, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे भी प्रताड़ना, हम तो गुलाम ही हैं। हमारे लिए तो 75वीं आए, 76वीं आए, अगर ये सिस्टम चलता रहा हमारे लिए सब समान है। हमें तो ये जिंदगी जीनी है, अगर हम जागरूक नहीं तो हमें इस अवसर पर एक शपथ लेनी है कि हमारे आस पड़ोस में जिसके साथ जो भी गलत होगा, ये नहीं सोचना है ये किस कास्ट का है। अगर वो जर्नल की भी लड़की है, मैं ये नहीं कहती कि किसी कास्ट स्पेशल, अगर वो जर्नल की लड़की है, जर्नल का बच्चा है, दलित वर्ग का बच्चा है, पिछड़ा वर्ग का बच्चा है, अगर उसके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई उस पे मतलब गलत काम कर रहा है उसके साथ, तो आपका फर्ज बनता है उसको रोकना, उसके खिलाफ आवाज उठाना। तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, जागरूक होना पड़ेगा। और जैसे मैं पहले भी अत्याचार होते रहे, आगे भी होते रहेंगे, ये हमारी लड़ाई है, इसे हमें लड़ना पड़ेगा। सारे संगठनों को, सारे परिवारों को ये समझना पड़ेगा कि हर चीज को, अपने पारिवारिक विवादों को भी एक साइड में रखें। जब कोई किसी की हत्या होती है, जैसे विक्रम भाई का मर्डर हुआ है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, शासन प्रशासन हमारी बात को इग्नोर कर रहा है, हमें एक साथ आना पड़ेगा। अपना कितना भी जरूरी कार्य है उसे छोड़कर भी हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं कि हमारे घर का बच्चा इसमें शामिल हो, क्योंकि विक्रम भाई के भी 4 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम 10 दिन बैठेंगे, 20 दिन बैठेंगे, उसके बाद उस परिवार की जिम्मेवारी कौन लेगा? हमारी जो
प्रताड़ित किया जा रहा है और बार-बार धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी ये समाजवादी सरकार हमारी बहन की आवाज को दबाने का काम कर रही है। ये एक महिला की आवाज को नहीं दबाया जा रहा, ये पूरे समाज की बेटी की आवाज को दबाया जा रहा है, पूरे समाज की बेटियों की इज्जत में प्रभाव है। अगर आप लोग नहीं समझेंगे, नहीं खड़े होंगे और इस पे सही निर्णय नहीं लिया गया तो ये जो बीजेपी और जेजेपी का ये जो गठबंधन है, जो किसान मजदूर को, बेटियों को, महिलाओं को और जो नौजवान युवा है उनको खत्म करने के लिए जो काम कर रही है वो इस तरीके से काम करेगी हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम सभी को एकजुटता के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना है, जैसे कि महापंचायत का आयोजन किया गया है। तो मैं सभी अध्यक्ष मंडल से और समस्त ग्रामवासियों से ये अनुरोध करती हूँ, आगे कैसा निर्णय लिया जाए इस महिला कोच के पक्ष में कि उनको हम न्याय दिलवाते सब मिलकर। अगर ये महापंचायत होने के बाद इस मामले को ये साइड में कर दिया गया तो ये हमारी महापंचायत करने का कोई फायदा नहीं होगा। हमें आज स्ट्रिक्ट निर्णय लेना चाहिए और एकता के साथ हमारी बहन महिला कोच को न्याय दिलवाना है। धन्यवाद। जय किसान, जय मजदूर, हमारे क्रांतिकारी भाई सोनू मालपुरी हमारे बीच में पहुंचे। समाज से भारतीय किसान यूनियन पानीपत नेता भाईचारे की तरफ से प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे 1100 रुपए सरकार देगी। इसका मतलब क्या है कि सारी जितनी सरकारी चीजें हैं उनको प्राइवेट कर दिया जाएगा और आपके बच्चों को भी अनपढ़ रख दिया जाएगा। ये प्रोसेस है। ये कोई एक मनरेगा का मुद्दा नहीं है। ये मतलब छोटी छोटी बारीकी से जो पॉलिसियां आ रही है उन सब पे आपको मतलब खड़ा होना पड़ेगा, जागृति आनी जरूरी है। ये आगे जो आपके बच्चे आएंगे ना वो भी अनपढ़ रहेंगे आपकी तरह, उनको भी मजदूरी नहीं मिलेगी। अभी तो आप बैठे हैं लाइन में, आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होगा अगर आप गलत के खिलाफ लड़ना नहीं सीखेंगे। इसमें हम किसी के मारपीट नहीं कर रहे, कोई लड़ाई नहीं कर रहे, ये तो हमारा अधिकार है। हम किसी सरपंच से पैसे नहीं मांग रहे, हम किसी गांव के लोगों से पैसे नहीं मांग रहे, हम भीख नहीं मांग रहे। ये हमारा अधिकार है, हम सरकार से मांग रहे हैं और उनके खिलाफ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारी समस्या को हम लिखवा पाए। चलो आपको अपनी अपनी सारी समस्याएं बतानी है। ये ऑडिटर आ गए। हाँ, लाइब्रेरी कहाँ है? ये सेल्फ स्टडी MM कॉलेज में है। लाइब्रेरी में अच्छा। प्राची पहले भी अत्याचार होते रहे, आगे भी होते रहेंगे। ये हमारी लड़ाई है, इसे हमें लड़ना पड़ेगा। सारे संगठनों को, सारे परिवारों को ये समझना पड़ेगा कि हर चीज को, अपने पारिवारिक विवादों को भी एक साइड में रखें। जब कोई किसी की हत्या होती है, जैसे विक्रम भाई का मर्डर हुआ है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, शासन प्रशासन हमारी बात को इग्नोर कर रहा है। हमें एक साथ आना पड़ेगा। अपना कितना भी जरूरी कार्य है उसे छोड़कर भी हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं कि हमारे घर का बच्चा इसमें शामिल हो, क्योंकि विक्रम भाई के भी 4 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम 10 दिन बैठेंगे, 20 दिन बैठेंगे, उसके बाद उस परिवार की जिम्मेवारी कौन लेगा? हमारी जो महिला कोच है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और बार-बार धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी ये समाजवादी सरकार हमारी बहन की आवाज को दबाने का काम कर रही है। ये एक महिला की आवाज को नहीं दबाया जा रहा, ये पूरे समाज की बेटी की आवाज को दबाया जा रहा है, पूरे समाज की बेटियों की इज्जत में प्रभाव है। अगर आप
जय मजदूर, हमारे क्रांतिकारी भाई सोनू मालपुरी हमारे बीच में कांग्रेस समाज से भारतीय किसान यूनियन पानीपत नेता भाईचारे की तरफ से खास तौर से